नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर पे। तो आज के जो क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 3। इससे पहले हमने पढ़ा चुका था रेगुलेटिंग एक्ट तक, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दिए गए थे और पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ा दिए गए थे। आज जो चलेगी दोस्तों, चार्टर एक्ट 1793 तक चलेगा। कितना चलेगा? चार्टर एक्ट 1793 चलेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। तो बताइए, इससे पहले हमको आप बता दीजिए कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, मस्त है, जीवन बहुत अच्छा चल रही है ना, कि नहीं चल रही है? तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, कुछ हमारी जो है हमारी समस्या है दोस्तों कि आप लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारा जो न्यू वीडियो है ना या न्यू लेक्चर है वो ताकि जल्द ही आपके पास पहुंच सके। अगर आप मतलब एकांत में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक प्यारा सा एप्लीकेशन बनाया दोस्तों, जिसका नाम है 24 आवर्स स्टडी सेंटर। आप इनको डाउनलोड करके वन डे एग्जाम का, कोई भी वन डे एग्जाम हो, उनका अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में या जो भी चाहिए जुड़ने के लिए, वो सारी व्यवस्था डिस्क्रिप्शन में की गई है। तो चलिए बिना देरी किए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। चलिए और कंसंट्रेट हो जाइए दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। देखिए दोस्तों, कल की क्लास में हमने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, यह है कि प्रॉब्लम करता है। एक सेकेंड दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम करती है। चलिए, इसको ध्यान में रखना पड़ता है ना सारा चीज को। चलिए बात करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट हमने ये पढ़ा चुका था दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ा चुके थे। अब बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं से आप स्टार्ट, पिट्स इंडिया तक तो हो गया था, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे जो कि भारत के संवैधानिक विकास का पार्ट 3 होगा। तो चार्टर एक्ट क्या होगा? चार्टर एक्ट कितना? 1793 का। चार्टर एक्ट 1793 का। देखिए दोस्तों, यहां से एग्जाम जो है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे अब एग्जाम की निर्भरती है, मतलब निर्भर पर आधारित है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाए, लेकिन हर बार पूछी जाती है। तो इनको अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा दोस्तों। अगर हमसे कोई छूट जाती है तो आने वाला जो टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू होती है ना दोस्तों, उसमें आपको बताया जाएगा। अगर उसमें भी छूट जाती है तो एक और मिसलेनियस एमसीक्यू क्वेश्चन लाया जाएगा, ऑल टॉपिक को मिलाकर लाया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा। अगर उसमें भी छूट जाता है ना दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसमें आपको कोई नहीं छूटने वाला है दोस्तों। हर एक चीज आपको कवर की जाएगी। रही ना बातें, तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सारा कुछ दे रहा हूं दोस्तों, आपकी दिमाग जो है ना हलवा हो जाएगी, हलवा ना हो पाएगी, हलवा बन के खा लोगे आप। और एग्जाम के ना कोई हलवा नहीं बन जाएगा, बल्कि कि आप एग्जाम के पेपर के जो क्वेश्चन है उनको हलवा बना दोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चार्टर एक्ट 1793 में देखिए, सबसे पहले यह बात कर ले कि यहां पर 20 सालों का क्या किया गया दोस्तों? 20 सालों का क्या किया गया? 20 साल का या 20 वर्ष का अधिनियम, 20 वर्ष का नियम लाया गया। क्या लाया गया? नियम लाया गया। और ये 20 वर्ष का नियम क्या होता है, मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूं कि 20 वर्ष का ये जो चार्टर एक्ट है 1793 जो चार्टर एक्ट है दोस्तों, इसको 20 साल पर लाया जाएगा। क्या किया जाएगा? 20 साल पे लाया जाएगा। तो ये ही नियम लाया गया। जैसे 1793 है, इसमें हम 20 जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 1813 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1813। और इसमें भी हम 20 जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 1833। और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1800
1800 कितना हो जाएगा, 1800 कितना हो जाएगा 53। ये सारी चार्टर एक्ट है, 20-20 साल पे आएगी जो सुधार की बातें होगी। दोस्तों अगर आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी एक्ट आता है तो अपने दिमाग में सटीक से इनको बैठा लीजिए कि कोई भी एक्ट आता है तो उनको सटीक से बैठा लीजिए कि वह सुधार की बातें लाएगी, या उनसे पहले जो एक्ट आई हुई थी उनमें क्या होगी, कुछ कमियां हो गई होगी या तो सुधार की बातें हो गई भी। बस दो सिंपल सी बातें हैं कि कोई भी एक्ट आएगा तो उनको आप ये समझ ले कि कोई कमियां होगी या तो सुधार की बातें लेकर आएंगे, यही है एक्ट का नियम। तो एक्ट जितना भी आया है वो सुधार के बातें लेकर ही आएंगे। तो इसमें था 20 वर्ग का पहला नियम प्रावधान किया गया था। और दूसरा प्रावधान क्या है, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। गवर्नर जनरल जो थे उनको सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया, मतलब बहुत सारे अधिकार इनको दिया गया। क्या क्या अधिकार दिया गया सो देखते हैं। उनको अपनी परिषद में निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। क्या किया गया, निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। देखिए गवर्नर जनरल को इससे पहले अपने परिषद में कोई भी निर्णय लिया जाता था तो उनको रद्द करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। लेकिन इस चार्टर एक्ट 1793 के तहत इनको क्या किया गया, परिषद में निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। दूसरा प्रावधान था। तीसरा क्या है, और ये देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंपनी को मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी को होता है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये जान लीजिए। देखिए अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना का वेतन भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, इनको याद कर लेना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब क्या हुआ, तीसरा जो प्रावधान थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य थे वेतन उनका कहां से दिया जाएगा, भारत के राजस्व से दिया जाएगा। और ईस्ट इंडिया के कंपनी के जितने भी सेनापति थे और कर्मचारी थे उनका भी वेतन कहां से दिया जाएगा, भारत के राजस्व से। इसी बात पे दादा भाई नौरोजी ने विरोध किए, और इसी बात पे विरोध करते हुए दादा भाई नौरोजी ने धन का सिद्धांत दिया। क्या दिया, धन का सिद्धांत दिया, और ये बताएं कि किस तरह से भारत का जो पैसा है वह ब्रिटेन अपने देश ले जाता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है अपने देश ले जाता है। इस सारी की बात बताई, और इसने भी कहा कि देखिए हमारा जो भारत का अर्थव्यवस्था है ये हमारा भारत क्षेत्र हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा भारत क्षेत्र हुआ, भारत। अब यहीं पर कर्मचारी जो है, ब्रिटिश कर्मचारी जो है यहीं खर्च करते, कमाते यहीं पर हैं और खर्च यहीं पर करते हैं। तो भारत का जो पैसा है यहीं पर कमाते हैं और खर्च करते हैं, तो इधर से घुरकर मतलब पैसा का जो चक्रीय है इसमें ही रह जाता है। लेकिन क्या होता है, अगर दूसरे तो मतलब इसी में पैसा रह जाता है, चक्रीय रह जाता है, तो इनकी अर्थव्यवस्था बनी रहती है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन होता है कि ये ब्रिटिश हो जाता है दोस्तों, ये क्या हो जाता है, इंग्लैंड हो जाता है, इंग्लैंड या ब्रिटिश ले ले, ब्रिटिश का कोई भी क्षेत्र ले ले। अब क्या होता है, इसमें से कर्मचारी यहाँ क्या करते हैं, धन ले जाते हैं और यहाँ ले जाते हैं। तो यहाँ से ले जाएंगे तो भारत का जो है अर्थव्यवस्था में क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसी को बात को समझाते हुए दादा भाई नौरोजी ने बोले कि किस तरह से ब्रिटिश जो है हमारे भारत से क्या ले जा रहे हैं, धन ले जा रहे हैं अपने देश में। ये सारी को बातें की बात की गई और इसका विरोध अच्छी तरह से किया गया, समझ गए। और दूसरा जो है बहुत यहां से जो है इंपॉर्टेंट लाइन सब स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई और सभी कानून को विनियमन व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान की गई दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, हम देखे थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट आई हुई थी,
लेकिन उनको ये अधिकार नहीं था, सिर्फ मामले को हल करना था। अब क्या हुआ, अब इनको अधिकार दे दिया गया कि कानून, सभी कानून को, भी नियमों को व्याख्या करने का अधिकार मिल गया। और साथ ही दोस्तों जो केस होगी उनको लिख कर रखा जाएगा, ताकि हम आगे आगे आने वाले समय में इनको भी देख सकते हैं। ये सारी प्रावधान की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है था। और सुप्रीम कोर्ट को क्या चीज का अधिकार दिया गया, तो सभी कानून को विनियमन व्याख्या करने का अधिकार दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हम बताएंगे एमसीक्यू को, जो टॉपिक में आने दीजिए दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरा, जो चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या, 1813 20 वर्ष का जो नियम था दोस्तों, यहां पर भी लागू रहा। तब तो 1813 किसे के बाद आएगा 1833, तो मतलब 20 वर्ष का जो नियम है दोस्तों, यहां पर भी लागू रहा। 20 वर्ष का जो नियम रहा, 20 वर्ष का जो नियम है, 20 साल का जो नियम है, नियम लागू रहा। 20 वर्ष का नियम यहां पर भी लागू रहा दोस्तों। मतलब समझ सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि 20 जोड़ते जाएं तो 1813 है, तो 1833 हो जाएगी, और उसका 1833 हो जाएगी, फिर 1853 हो जाएगी। 20 साल का यह नियम लागू रहा। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है उनको देख लेते हैं दोस्तों। अब भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, अब एकाधिकार क्या होता है वो समझ लीजिए दोस्तों। सबसे पहले एकाधिकार क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए कोई भी क्षेत्र है, अब कोई भी क्षेत्र है, इस पे क्या है, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी ये क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करते थे, क्या करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन इस पे कोई भी कंपनी को अधिकार नहीं था व्यापार करने का। कोई भी कंपनी अन्य कंपनी को अधिकार नहीं था, नहीं था दोस्तों। मतलब एकाधिकार का मतलब हुआ, मतलब एक ही कंपनी का अधिकार था दोस्तों किसी भी क्षेत्र पे। जो क्षेत्र थे, भारत जो क्षेत्र थे, एक ही कंपनी का अधिकार था, तो उसको क्या कर दिया दोस्तों, उनको समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार मतलब आप जितने भी कंपनी हैं सब कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद देखने को मिलता है दोस्तों। किंतु चीन के संबंध में, चीन से होता था व्यापार, चीन से क्या होती थी, चाय पत्ती का व्यापार होता था दोस्तों। चाय पत्ती से क्या होती थी, व्यापार। लेकिन चीन के संबंध में बोला कि चीन पे जो है चाय के संबंध में, चाय का व्यापार जो है यहां पर एकाधिकार बना रहेगा। तो ये प्रावधान की गई थी दोस्तों। और अगले प्रावधान की बात कर ले तो ईसाई कमिश्नरियों का भारत में धर्म के प्रचार और छूट, भारत के बसने का अनुमति प्रदान की गई। बहुत 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 महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 ये पूछ जाता है दोस्तों कि ईसाइयों मिशनरियों का जो है धर्म का प्रचार और प्रसार करने का प्रावधान किस चार्टर एक्ट में किया गया। तो आप कह सकते हैं दोस्तों 1800 कितना दोस्तों, 1813 कह सकते हैं दोस्तों। तो अब क्या हुआ, जब धर्म और प्रचार करने लगते हैं तो देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे मतलब ईसाई धर्म थोपे गए। और यही नहीं, इतनी ही सी बात नहीं, जो आदिवासी थे उन पर भी थोपा गया। लेकिन आदिवासियों ने इनका विरोध किया और बेचारा जान गवा बैठे। कौन, आदिवासी सब, इन्होंने विरोध किया। अभी भी देखते हैं तो ईसाई जो है, ईसाई का प्रचार हमारे भारत में है, और ये अच्छे तरह से किया दोस्तों, प्रदान की अनुमति दे दी गई, तो करेगा ही। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों क्या क्या थी। अब क्या हुआ दोस्तों, इसी में है प्रावधान जो 1813 चार्टर एक्ट 1813 की चार्टर एक्ट में और सी प्रावधान है। शिक्षा तथा साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए की व्यय करने का प्रावधान किया गया दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि शिक्षा और साहित्य पर 1 लाख प्रति माह
1 लाख प्रति माह रुपए खर्च करने के लिए कौन सा चार्टर एक्ट के तहत लाया गया? तो आप कह सकते हैं चार्टर एक्ट 1813 के तहत 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च की जाएगी। 1 लाख रुपया दिया जाएगा दोस्तों। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं, मतलब शिक्षा के संबंधित संस्थान बैठा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये प्रावधान भी आया था। अगले की बात कर ले दोस्तों, तो इस अधिनियम से कंपनी द्वारा अधिकार में मिले गए राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ हो गई और स्थानीय स्वायत्तशाही और संस्थाओं को कार्यारोपण का अधिकार दिया गया और कंपनी के कर्मचारियों के परीक्षण के संबंध में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिकार दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिकार दे दिया गया। अब क्या हुआ दोस्तों, और ईस्ट इंडिया का कंपनी के जो कर्मचारी थे उनका परीक्षण करना इनको किनको दे दिया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिकार दे दिया गया। किसको दे दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अधिकार दे दिया गया। किसको दे दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद बात कर ले दोस्तों, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद को क्या आता है? चार्टर एक्ट 1833। देखिए दोस्तों, यहां पर भी 20 साल का जो नियम है लागू रहता है। तब तो 1853 आता है, 20 साल जोड़ेंगे तब तो 1853 आएगा। तो 20 साल का नियम यहां पर भी लागू होता है, यहां पर भी लागू होता है। अब क्या हुआ इस चार्टर एक्ट 1833 में? क्या क्या प्रावधान हुई दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे हम पहले ने बताया था दोस्तों कि देखिए ये जो भारत है, ये भारत है, तो ये बंगाल होती थी, बंबई होती थी, मद्रास होती थी। यहाँ का गवर्नर अलग अलग होता था। लेकिन हम एक्ट के लेते आते हैं तो बंगाल और इन सब का नियंत्रण बंगाल से होने लगा। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे इन सब का क्या कर दिया? इन सब को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। मतलब आप बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उन पूरे को देखेगा, भारत के पूरे क्षेत्र को देखेगा। और पूरे क्षेत्र को देखेगा दोस्तों, तो देखिए तो उनके माथे पर बोझ बोझ लदेगी। बोझ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया? सदस्यों का संगठन बनाया जाएगा और इनकी सहायता के लिए कुछ सदस्यों की गठन करके इनकी सहायता में आवश्यकताओं को जो है उनको पूरा किया जाएगा। और देखिए दूसरा, देखिए इससे बोर्ड ऑफ ट्रेड अध्यक्ष को भारतीय मामलों में मंत्री के रूप में नियुक्त किया। जो बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, जो व्यापार के जो अध्यक्ष थे, उनको गवर्नर नियुक्त किया गया, प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया और इसकी सहायता के लिए 2 कमिश्नर नियुक्त किया गया। और इनकी सहायता के लिए कितना कमिश्नर नियुक्त किया? 2। दूसरा और प्रावधान जो है, भारत के कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखिए हम इससे पहले जो बताया था 1793 के चार्टर एक्ट के तहत बताया था कि सिर्फ कंपनी का जो था भारत में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन चीन में तो नहीं हुई थी, चीन में चाय के संबंध में नहीं हुई थी। आप उनको भी समाप्त कर दिया दोस्तों, पूरा जितने भी एकाधिकार था उनको भी समाप्त कर दिया गया। अब उसके बाद देखते हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल सदस्य की संख्या में विधि सदस्यों का प्रावधान किया गया और प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। और इसमें क्या किया? प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। और प्रथम विधि आयोग का गठन कौन किए? तो इनका सर्वप्रथम पद का नियुक्ति कौन किया? तो देखिए दोस्तों कौन किए? तो लॉर्ड मैकाले। कौन किए? लॉर्ड मैकाले ने किया। इनका सदस्य कौन किया? लॉर्ड मैकाले। अगर हम बात कर ले दोस्तों प्रथम विधि आयोग के तहत क्या क्या हुआ था, तो देखिए हम क्या बात कर लेते हैं। देखिए ये चार्टर एक्ट जो आया था, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत में प्रचलित सभी रूढ़ियों तथा प्रथाओं की संहिता करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत मतलब प्रथम विधि आयोग के तहत क्या किया गया? तो सभी रूढ़ि तथा प्रथाओं की संहिता करने के लिए आयोग को गठन किया गया। और दूसरा जो है ये लॉर्ड मैकल के अध्यक्षता में गठित यह आयोग भारत का प्रथम विधि आयोग थे, ये तो आपको पता ही है। और इसके द्वारा बनाई गई विधि संहिता को भारतीय दंड संहिता, और ये आप जो देखते हैं आईपीसी और सीआरपीसी जो है 1800 कितने 33 के तहत ही आया है दोस्तों, 1833 के ही तहत आया है और अभी भी मौजूद हैं दोस्तों।
इतनी सारी बातें थी और भी प्रावधान है, इनको भी देख लेते हैं। ब्रिटिश नागरिकों को अब क्या हुआ, भारतीय की उनकी योग्यता अनुसार सरकारी पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। इससे पहले देखते हैं कि भारत में जो भी पदें होती थी सरकारी पदें मतलब नहीं होती थी। अब इनको ईस्ट इंडिया कंपनी में जरूरत पड़ गई, मतलब संभालने के लिए जरूरत पड़ गई तो भारतीय की जो उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी पदों पर नियुक्ति करने का प्रारंभ कर दिया दोस्तों। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों धीरे धीरे जो है ना भारत का संविधान बहुत बन रही है। विधि आयोग का भी गठन हो गया, प्रथम आयोग का भी विधि आयोग का गठन हो गया, बहुत सारे गठन धीरे धीरे जो हम जब तक लास्ट तक जाएंगे ना तो पूरे संविधान का बन चुका होगा दोस्तों। और या ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अब क्या हुआ दोस्तों, अगला जो प्रावधान है कि ब्रिटिश नागरिकों को जो है भारत में भूमि भी खरीद सकते हैं, खरीदने का अधिकार मिल गया। और कंपनी के अंतर्गत नौकरी करने का और सभी प्रजाओं के बिना जाति, धर्म, जन्म, भूमि, स्थल, खानदान तथा रंग के भेद के द्वारा अयोग्य नहीं माना जाएगा। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट की गई कि जाति, धर्म, लिंग इस पर कोई भेदभाव नहीं किया गया और यही बातें हमारे मूल अधिकार में जुड़े हुए हैं और इन पर कोई भी जो ब्रिटिश सरकार है इन पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अगला जो है देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो भारत का ये तो पढ़ लिए। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1853, ये लास्ट चार्टर एक्ट है और यहाँ क्या हो जाता है 20 साल का नियम समाप्त हो जाता है। यहाँ पर 20 साल का नियम क्या होता है, समाप्त हो जाता है। 20 साल का नियम समाप्त हो जाता है और इसमें क्या क्या प्रावधान थे इनको हम देख लेते हैं दोस्तों। गवर्नर जनरल की परिषद के कार्य प्रशासनिक व विधायी कार्यों में पृथक कर दिए गए। अब क्या हुआ दोस्तों, परिषद गवर्नर जनरल पहले परिषद का भी कार्य करते थे और प्रशासनिक का भी कार्य करते थे। अब इनको अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और इनमें परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। कितने जोड़े गए, 6 नए पार्षद जोड़े गए और 6 में से 4 का चुनाव मद्रास, मुंबई और आगरा व बंगाल की स्थानीय सरकारों से किया गया। और अब विधि का निर्माण अलग कार्य हो गया। और अब विधि, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनाती थी। अब क्या हुआ, विधि और प्रशासनिक का जो कानून है दोस्तों, कानून जो है वो कौन बनाएगा, अलग उन विधि बनाने का जो प्रशासनिक का विधि कौन बनाएगा और क्या परिषद का विधि कौन बनाएगा, ये दोनों को अलग कर दिया गया। एक अगला जो प्रावधान है दोस्तों 1854 में मैकाले की समिति का गठन किया। इसके लिए मैकाले समिति का गठन किया गया, तो कंपनी का गठन किया गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कंपनी शासन को स्वीकार किया गया लेकिन निश्चित अवधि का वर्णन नहीं किया गया। मतलब कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोला गया करो, लेकिन इनकी जो अवधि है कितने साल तक रहेगी उनको नहीं बताया गया। मतलब ब्रिटिश सरकार जब भी चाहेगी या ब्रिटिश संसद जब भी चाहेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर सकते थे, इनका भी प्रावधान किया गया। और अगर आपको बात कर लूँ दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर बात कर लूं सबसे पहले सिविल सेवा प्रयोक्ता परीक्षा की तो कितने एक्ट में आए, कौन से चार्टर एक्ट के नियम आए हैं, तो 1853 में आए। कौन से चार्टर अधिनियम के तहत आए हैं दोस्तों, 1853 में पहली बार सिविल सेवा प्रयोक्ता परीक्षा की आरंभ की गई दोस्तों। और इसमें भी पहली बार जो है इन परीक्षा को सफल प्रयास किया, कौन किया है दोस्तों, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने किया 1864 में। कितने में दोस्तों, 1864 में। कितने में, 1864 में, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, बड़े भाई थे। समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं। अब जितने सारे भी बताएं दोस्तों, जितने सारे भी सारे बताएं दोस्तों, जितने भी सारे बताए हैं उनका शॉर्ट फॉर्म है और इनसे ना शॉर्ट फॉर्म जो है इनसे आपको दिमाग में जल्द ही आ जाएगा और ताकि क्वेश्चन भी बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इनको हम बात कर लेते हैं। 1600 में पूरा रिवीजन हो जाएगा इससे दोस्तों। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था, आपको बता दिया गया था। और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। भारत में कंपनी का शासन हेतु पहली बार एक लिखित
संशोधित संविधान लाया गया और भारत प्रशासनों में ब्रिटिश की संसद का प्रवेश हुआ, ये तो बताया गया था। और उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए लाया गया। और उसके बाद देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कि पूरी तरह से रेगुलेटिंग एक्ट का जो पूरी तरह से कमी था उनको दूर किया गया। और 1786 के एक्ट के बाद में कॉर्नवालिस को बंगाल का जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद कर ले तो चार्टर एक्ट 1793 में गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार दे दिया गया। आप ये सारी बातें बता दिया गया, सिर्फ रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपको सारे चीज अभी जस्ट याद हो जाए। और चार्टर एक्ट 1813 में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और चार्टर एक्ट 1833 में कंपनी के चाय के व्यापार को तथा चिन्हों में एकाधिकार की भी समाप्ति कर दी गई। और चार्टर एक्ट 1853 में भारत के शासन ब्रिटिश कालीन इतिहास के अंतिम चार्टर एक्ट थे। ये तो बता दिया, ये सारे रिवीजन के तौर पे था, यहां से आप क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब थे। चलिए आगे अगला जो है बात कर लेते हैं, अगला क्या होने वाला है। अगला होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे हमारी समाप्त होती है ईस्ट इंडिया की शासन समाप्त होती है और यहाँ से चालू हो जाती है किसका, क्राउन का शासन चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए हुआ ऐसा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन यहां से स्टार्ट बंद क्यों हो गई, क्योंकि इससे पहले हो गया 1857 की क्रांति हो गई। और इस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बहुत ढुलाई हुई। और ये बातें लेकर देखिए क्या हुआ, 1857 में क्रांति हो गई, आप लोगों को तो पता ही होगा। क्रांति हो गई से सिपाही विद्रोह हो गई ना, सिपाही विद्रोह हो गई, जिसमें अंग्रेजों को ढूंढ ढूंढ के पीटा गया और इनको बोला गया दोस्तों, अब इनको लगने लगा, लेकिन जैसे तैसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन इनको लगने लगा कि भाई अब हमसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमसे क्या होगा, नहीं संभलेगा। तो इसने कहा कि इसने किसको बोला, ब्रिटिश संसद को बोला कि देखिए सरकार जी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है हमसे नहीं संभल पाएगा। दोस्तों ये सारी बातें थी। तो इस पे क्या हुआ 1800 क्या लगा 58 की 1800 एक सेकेंड 1858 की भारत सरकार अधिनियम लाया गया 1858 में। अब इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन नहीं संभल रही थी, अब क्या किया गया दोस्तों, ब्रिटिश संसद इनको अपने अधिकार में ले लिया गया। और इनको अधिकार किसको दे दिया गया, विक्टोरिया को, रानी विक्टोरिया को अधिकार दे दिया गया। और इस विद्रोह के परिणाम में बता दिए थे दोस्तों, देखिए। और इस अधिनियम द्वारा भारत में सम्राट का प्रभुत्व स्थापित हो गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जितने भी अधिकार था किनके हाथों में चला गया, सम्राट के हाथों में चला गया। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में सम्राट का प्रभुत्व हो गया और कंपनी का शासन समाप्त हो गया। दोस्तों अब जैसे ही सम्राट के हाथों में सारी शक्ति चली जाएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त ना होगी दोस्तों। तो यही बातें इसमें कह रहा है। और क्या कहते हैं, यह अधिनियम एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पारित हुआ और इसे भारत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो ये समझ ले, भारत सरकार अधिनियम कितना, भारतीय सरकार अधिनियम 1858 को कहते हैं। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 को क्या कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहते हैं। कितनी अच्छी बातें बोली है इन्हें। और उसके जो प्रमुख उपबंध थे हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान हुई थी 1858 में। देखिए अब क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सभी अधिकार ब्रिटिश के राज्य सचिव के अधीन आ गए। कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई। अब जैसे ही जो लाए गए सम्राट के हाथों में आया गया तो इनके जी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो अधिकार था इनको समाप्त कर दिया गया। और किन के हाथों में दिया गया दोस्तों, तो दिया गया सचिव के हाथों में। सारी
जितने भी अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी अधिकार किनको दे दिए गए, सचिव, राज्य के सचिव के हाथों में सौंप दी गई। और ब्रिटिश सम्राट को भारत के गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंसी गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया। समझे, गवर्नर जनरल को, प्रेसिडेंसी के गवर्नर का जो नियुक्ति करेंगे, किनको अधिकार दिया गया, तो नियुक्ति, गवर्नरों को नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया। तीसरा जो प्रावधान है दोस्तों, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, देखिए गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। बहुत ही 1857 में क्रांति है, उसके बाद जब आती है तो भारत का गवर्नर जनरल जो थे उनको क्या किया गया, भारत का वायसराय नाम दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे। इससे पहले हमने एक वीडियो भी डाला था कि उसमें ये सारी बातें थी कि प्रथम और अंतिम वायसराय, जनरल, गवर्नर जनरल, ये सारी बातें थी, उसमें आप देख लेंगे। अगर उसमें नहीं देख लेंगे तो यहाँ पे भी समझ लें। यहाँ प्रथम वायसराय किसको बनाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग को। और देखिए भारत, अगला जो प्रावधान है, भारत प्रशासन का दायित्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया में सौंपा गया। और 1861 में सर्वप्रथम जेम्स विल्सन द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया। दोस्तों सबसे पहली बार बजट को पेश कब किया गया, 1861 में। तो क्या गया 1861 में। ये बजट क्या होती है, तो बजट तो सिंपल सी बात है कि भारत का पैसा कितना आया और कितना खर्च हुआ, इनके बारे में बताया दोस्तों, इन्हीं को कहते हैं बजट। और आने वाली कक्षा में हम बताएंगे कि बजट को मतलब बहुत जानकारी उनमें बताएंगे, सत्र क्या होता है, ये सारी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो ये सबसे पहले सर्वप्रथम 1861 में सर्वप्रथम जेम्स मिल्सन ने भारत में बजट प्रस्तुत किया दोस्तों। उसके बाद अगर बात कर ले तो आता है भारतीय परिषद अधिनियम, कितना, 1861 आता है। क्या आता है, 1861। और इसमें हम देखेंगे क्या क्या प्रावधान है दोस्तों। देखिए इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना शुरू हुई और वायसराय की परिषद में वे सदस्यों को नियुक्ति की गई तथा उसे परिषद के कार्य संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार दिया गया। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे आप क्या हुआ, कार्य मतलब जो विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया, इसमें विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया। और परिषद में जो है विधि, जो किन किन क्षेत्रों में विधि बनाई जाएगी, इनका अधिकार दिया गया और इनको संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार दिया गया। और इसके आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली व्यवस्था आरंभ कर दी, विभागीय प्रणाली व्यवस्था की आरंभ कर दी। और इस प्रकार मंत्रिमंडल व्यवस्था, विभाग व प्रशासन की नींव पड़ी। और यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से प्रारंभ होता है मंत्रिमंडलीय की। और और अगला जो प्रावधान है, गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद में विधि निर्माण हेतु 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति की गई। मतलब देखिए अगर बात किया जाए तो 6 से 12 ने 10 सदस्यों की नियुक्ति की गई। यहाँ से समझिए 10 नियुक्ति, मतलब कार्यपालिका में 10 सदस्यों की नियुक्ति की गई। और जिनमें से आधे गैर सरकारी हो सकते थे, इसे कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया। कहने का मतलब अगर 10 सदस्य हैं तो उनमें से 5 सदस्य जो हैं गैर सरकारी रहेंगे। समझ में आ गई दोस्तों। अगला प्रावधान देख लेते हैं इनका। और क्या किया गया 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। कितने राजा को, 3 राजा को। और कहां कहां के राजा को मनोनीत किया गया दोस्तों, तो ये बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। निर्वाचन नहीं किया गया दोस्तों, मनोनीत किया गया। और देखते हैं बाद में। और मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को अपने क्षेत्र में कानून निर्माण करने का अधिकार दे दिया गया। इससे पहले अगर आपको बता दूं दोस्तों, तो सारे मद्रास हो या बम्बई हो, ये कहां से शासन होती थी, बंगाल से। बंगाल के ही पास था कि जो भी कानून बनाएगी इन तीनों के लिए बनाएगी। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, अब क्या हुआ ऐसा कि बम्बई और मद्रास को अलग मतलब कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। किसके तहत, इस प्रावधान के तहत। और अगला प्रावधान जो है देखिए, और
आपातकालीन में क्या होता है, आपातकालीन या संकटकालीन में दशा में विधान की अनुमति के बिना अध्यादेश करने का अधिकार दे दिया गया। अगर कोई भी आपातकालीन आता है तो बिना अनुमति पर उन पर चर्चा करने की बात या जो भी पैसा खर्च होती है इनकी प्रावधान की जाएगी। ये सारी बातें थे इसमें। और अधिनियम के और एक और बातें रह गई है इसमें कि जितने भी थी मतलब जो भारत जो डलहौजी जब आते हैं तो भारत का जो है क्या करने लगते हैं, केंद्रीकरण लगते हैं। और यहाँ की गई है कि केंद्रीयकरण को केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति को शुरुआत करती है। जैसे भारत का जो था, भारत को एक कर लिया गया था, अब विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो गया है ताकि शासन जो है अच्छे से चल सके। समझ में आ गई। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए, उसके बाद कर लेते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। कितना, 1892। देखिए अब इसमें क्या क्या प्रावधान है उनको जान लेते हैं। देखिए भारत सरकार की विधि परिषद, जो जहां पे विधि बनाई जाती थी विधि परिषद कहते हैं उनको, और इसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 की गई। पहले हमने बताया था 10 था, अब क्या की गई, मतलब 6 से 12 था, उसके बीच में 10 आएगा, और 10 से क्या की गई, 16 की गई। ठीक है, 16 तक की गई। और जिनमें न्यूनतम 40% का गैर सरकारी होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ अगर 100 सदस्य हैं तो उसमें गैर सरकारी कितना होंगे, 40 होंगे। इनका ध्यान रखते हुए देखा गया। और ये गैर सरकारी सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग क्या चुनते हैं, डायरेक्ट पीएम और सीएम को चुनते हैं, है कि नहीं। प्रधानमंत्री की जो निर्वाचन होती है या सीएम की निर्वाचन होती है तो हम डायरेक्ट जाते हैं वोट लेने के लिए। लेकिन वही कभी भी सुने हैं कि प्रेसिडेंट की जो निर्वाचन होती है वो जनता देते हैं, कभी नहीं सुनेंगे। क्योंकि हमारे द्वारा जो निर्वाचित होते हैं एमएलए एमएलसी ये देते हैं उनको वोट। मतलब हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष वोट देते हैं। किनको, राष्ट्रपति को। तो यहां से ये अप्रत्यक्ष चुना हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुना हुआ। उसके बाद अगर बात कर ले दोस्तों तो विधि निर्माण की संस्थाओं में प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का भी अधिकार मिल गया। इससे पहले और बजट आती थी कि कहां से पैसा आया और कहां गया, इन पे कोई चर्चा ना होती थी, कोई भी बहस नहीं करने दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, इन पर बहस करने का भी अधिकार मिल गया दोस्तों। अगली बात कर लेते हो दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य सरकार का आर्थिक नीतियों का आलोचना भी करने लगे। जो आर्थिक अनुचला कहाँ पे किस तरह क्यों हो रहा है, आर्थिक मतलब कहीं पर जो आर्थिक नियोजन जो कृषि के संबंधित कोई भी होती थी तो बातें करते थे यहाँ पे। यह अधिनियम भारतीय कांग्रेस के कार्यों का प्रथम परिणाम था। और यह अधिनियम किसके प्रथम कार्यों का प्रथम परिणाम था। और इस अधिनियम के काउंसिलों के कार्यपालिका को प्रभावित करने की कार्य सौंपे तथा प्रतिनिधि सरकारों को नींव डाली गई। ये सारी थी इनकी प्रावधान। जो इम्पोर्टेंट है उनको हम बार बार उनको समझाते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको एक बार में ही हम स्किप करके चलते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है भारतीय परिषद 1919। क्या होता है, 1919। ठीक है, और इसमें देखेंगे दोस्तों क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और क्या क्या नहीं है, क्या क्या प्रावधान की गई है। और इस अधिनियम से पहला ही लाइन ही क्या है, महत्वपूर्ण है कि इस भारतीय अधिनियम 1919 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्लो हो गए, जॉन मार्लो हो गए और ये मिंटो हो गए। ये जॉन मार्लो कौन थे, जॉन मार्लो थे दोस्तों सचिव थे। जॉन मार्लो कौन थे, सचिव। और मिंटो कौन थे दोस्तों, देख लेते हैं। और सर अरुणडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर इन पर लिया गया और 1919 में पारित तो किया ही गया। और देखिए लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया। कौन किया, लॉर्ड मिंटो को वायसराय नियुक्त किया गया। और जॉन मार्लो को क्या किया गया, सचिव नियुक्त किया गया। ये है हमारे कौन, ये है मार्ले और ये कौन है, मिंटो। मार्ले और मिंटो हैं। उसके बाद देखा जाए और मार्लो मिंटो के तहत ही दोस्तों पृथक निर्वाचन की बात की गई। पृथक निर्वाचन क्या होता है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब हिंदू जो है अब हिंदू को वोट देंगे और मुस्लिम जो है मुस्लिम को वोट देंगे, इसकी प्रावधान की गई। तो देखिए भारत का राज्य का सचिव नियुक्त किया गया था। और इसमें प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल को 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक सामान्य निर्वाचन वर्ग और वर्गीय निर्वाचन वर्ग और विशिष्ट निर्वाचन वर्ग में बांटा गया। लॉर्ड मिंटो को पृथक निर्वाचन मंडल का जनक भी कहा जाता है। अब क्यों, क्योंकि लॉर्ड मिंटो जो है पृथक निर्वाचन का लाया, सबसे पहली बार यही लाए हैं, तो इनको जनक तो बोलेंगे ही ना।
उसके बाद देखते हैं विधायिका का प्रस्ताव प्रस्तुत करने और प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने का बजट को संबंध में अधिक अधिकार मिल गया। देखिए दोस्तों, बजट पर जब बहस होती थी तो जो भी बातें होती थी उनको बोल दिया जाता था और प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन उनको गलत भी बता दिया जाता था। अब क्या हो गया, पूरक प्रश्न आ गई दोस्तों। अब गलत भी बात बताते हैं तो उन पे क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, उन पर और बहस करेंगे, आखिरकार तुमने ये गलत क्यों किया। ये सारी बातें इस भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के में प्रावधान की बातें की गई है। और बात कर ले दोस्तों, ये और सारी बातें हैं, प्रावधान है कि इंपीरियल काउंसिल की जगह 2 सदन ने विधायक ली थी। और आरक्षण शब्द का पहली बार यहीं पर किया गया है दोस्तों। शब्द का सर्वप्रथम बार यहाँ पर चर्चा की गई है। लॉर्ड मिंटो ने भारत में शासन क्यों की। देखिए दोस्तों, पृथक निर्वाचन लाया तो आरक्षण किन को मिलनी चाहिए, ये सारी बातें तो होगी ना। उसके बाद देखते हैं जिसके अनुसार कुछ वर्गों को निर्वाचन में पृथक मिल गई। और सर्वप्रथम भारत का परिषद में 1907 में 2 भारतीय, कृष्ण देव गोपाल और सैयद हुसैन बिलग्राम तथा वायसराय की कार्यपालिका या परि में 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रथम भारतीय विधि सदस्यों में शामिल किया गया। अब क्या हुआ दोस्तों, जो कार्यपालिका विधि बनाने में सबसे पहली बार भारत की सदस्यों को शामिल करने लगा। और जो पहले शामिल करने वाले थे कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कितने में, 1919 में दोस्तों। तो आज की जो क्लास होगी दोस्तों यहीं तक होगी। कल के जो क्लास हम बात करेंगे दोस्तों, इसके आगे बात करेंगे और हम कल तक ये भारत संवैधानिक विकास का जो है एंड करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद हम जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगी दोस्तों, तो हम उसके बाद लाएंगे मिसलेनियस ऑल टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके बाद प्रीवियस ईयर, मतलब इतना पढ़ा दिया जाएगा ना कि दोस्तों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें इसमें हम लेक्चर में किए थे। तो आज के लिए इतना ही रहना दिया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।